हेलो दोस्त, वेलकम टू मैथमेटिक्स जी में मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स और उस एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं मैथ्स के प्रश्न और उन प्रश्नों को आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता था या उसका आंसर क्या होगा, इस चीज़ को जानना है तो अगर आपको तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको मैं हर रोज का एनालिसिस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए मैंने आपको बताया भी, मैंने अपना एक व्हाट्सअप नंबर दिया है और आपको मैंने बताया कि इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसके द्वारा मुझे क्या होगा, वो क्वेश्चंस पता चलेंगे और उन प्रश्नों का क्या उत्तर होगा इसका जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से हर रोज का हम लोग शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के दोनों का एनालिसिस में आप तक रोज पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितने प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं वो सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को जरूर मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको भी इस तरह का एनालिसिस देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भी एग्जाम्स बाकी है और उन तक ये एनालिसिस अगर पहुंचेगा तो उनके लिए काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इसी एनालिसिस जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं वही क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो इन द सेंस आपको वो डेटा चेंज हो जा रहे हैं या एक दो क्वेश्चन कुछ क्या हो रहे हैं देखने को नए मिल रहे हैं, और आसानी से इन प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज भी हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, वो भी कौन सी तारीख का, 3 फरवरी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, आखिरी तक वीडियो देखिए, हो सकता है आपके लिए काफी फायदा हो सकता है। ओके, और वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि दो क्रमिक छूट है, दो सक्सेसिव आपको क्या है, डिस्काउंट दिया गया है, एक 20% का और एक 10% का, तो उसका समतुल्य छूट क्या होगा, ये चीज को हमें क्या करना है, याद करना है। यानी कि अगर उसे एक बार में ही छूट दे देना है तो जो बार बार आपको एक बार 20 का दिया जा रहा है, फिर एक बार उस पर 10 का छूट दिया जा रहा है, दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है, तो अगर इसका समतुल्य छूट निकालना हो तो किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आप देखें छूट है, छूट है यानी कि आपको मूल्य क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा यानी कि ए का मान -20 में हम लोग बोलेंगे और बी का मान क्या है, -10। अब आपको फॉर्मूला है समतुल्य छूट निकालने का, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, यह आपको क्या है, समतुल्य छूट का निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ ए क्या है, माइनस में, यानी -20 -10। अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसलिए प्लस रहेगा, और 20 × 10 बटे में 100, इसी को सॉल्व करना है आपको। तो ये हो गया -30 प्लस 2 यानी कि -28%। -28% यानी कि छूट है, यानी मूल्य घटेगा, मूल्य घटेगा इसलिए आपको यहाँ माइनस में आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका समतुल्य छूट क्या होगा, 28% होगा। इस तरह से इसको क्या कह सकता है, आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ओके, दूसरा एक तरीका और भी है। दूसरा तरीका क्या देख सकते हैं कि अगर आपको बोला जाए 20%, 20% मतलब होता है 1/5, तो यानी कि अगर आपको मूल्य 5 रुपए है तो छूट के बाद कितना मूल्य हो जाएगा, 4 रुपए। ओके, क्योंकि 1 रुपए की छूट मिल रही है। और 10% मतलब होता है 1/10, है ना। 10% मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि अगर मूल्य 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 9। अब इसका गुणा कर लीजिए, 10 बचे 50 और 9 चौक कितना हो गया, 36। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14 का। तो 14 की छूट मिल गई टोटल। तो 14 बटे में कितना, किसके रिस्पेक्ट में, 50, गुणे क्या करिए, 100। तो 50 दूनी 100 यानी 14 दूनी 28% की आपको क्या होगी, छूट इसके बराबर होगी। तो ये दूसरा तरीका हुआ और ये पहला तरीका। दोनों तरीके में से जो भी आपको बेटर लगे उसे आप क्या करिए, अपनाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक वस्तु पे 10% की छूट के बाद आपको 36 रुपए में बेच दिया जाता है, और उस वस्तु को अगर 20% के बाद 20% छूट के बाद बेचा जाए तो एसपी क्या होगा, ये चीज को आपको क्या बोला है, ज्ञात करने के लिए बोला है। बोला है एक वस्तु है, एक वस्तु को कितने परसेंट में, 10% की छूट के बाद 36 रुपए में बेच दिया जाता है।
यदि उस वस्तु को 20% छूट के बाद बेचा जाए तो एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो चीज को आपको ज्ञात करना है। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे छूट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस यानी अंकित प्राइस पे दिया जाता है। तो अंकित प्राइस आपको नहीं मालूम है, तो अंकित प्राइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स मान लीजिए। या आपको मार्क प्राइस निकालना है, तो आप जानते हैं कि छूट दिया गया था मार्क प्राइस पे, यानी कि कितना, तो मार्क प्राइस पे जब छूट दिया गया तो छूट के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या था, 36। तो सेलिंग प्राइस का यानी कि ये कितना परसेंट हो गया, तो परसेंटेज को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। छूट देने के बाद आपको क्या हो जाएगा, आपको मार्क प्राइस निकालना है, यानी 100 को ऊपर रखना है, क्योंकि वास्तविक जो मूल्य निकालना रहता है उसके लिए 100 को क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। और कि छूट 10% की दिया गया, 10% यानी कि 90% उसे क्या किया जा रहा है, वसूला जा रहा है। यानी ये 36 किसका वैल्यू है, 100/90 का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना था, 40 रुपए। उस पर अंकित मूल्य कितना किया था, 40 रुपए। अब आपको बोला है कि अगर इस मार्क प्राइस पे मैं 10% की बजाय 20% की छूट दूं तो उसका एसपी कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, एसपी निकालना है तो 40 गुणे 20% छूट मिल रहा है, यानी कि 20% छूट मतलब 20 रुपया घट गया 100 रुपए के पीछे, यानी कि 80% लिया जा रहा है। 80% मतलब 80/100 है ना। 20% अगर छोड़ दिया गया तो आपसे कितना मूल्य लिया जा रहा है, 80% लिया जा रहा है। और 80% मतलब क्या होता है, 80/100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, शून्य से शून्य कट गया, 8 चौक 32, यानी कि उसे 32 रुपए में क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आप यहां से ऐसा बोल सकते हैं, 10% की छूट, 10% मतलब हो गया 1/10, यानी कि अगर आपको मार्क प्राइस, आपको कितना मार्क प्राइस 10 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, एक घट गया यानी कि 9 है। लेकिन इस 9 की वैल्यू आपको दिया गया कितना है, 9 की वैल्यू 36 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर एक की वैल्यू 4 है तो इसमें मैं गुणे 4 कर दूंगा, यानी 40 रुपए उसका क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। अब ये 40 रुपए मार्क प्राइस हो गया, तो अब आप इसका क्या करेंगे, 80% निकाल लेंगे, क्योंकि 20% छूट है, यानी 80%। 8 चौक कितना आ जाएगा, 32 रुपए। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न में। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, सरल क्वेश्चन थे, और इसे आप आसानी से क्या कर सकते थे मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छे से हल करके उसका उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी h का मान दिया है 6 × 3 सेंटीमीटर। तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि समबाहु त्रिभुज आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और ये ऊंचाई इसकी दिया गया है, कितना है, 6 × 3। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो भुजा जरूरी है। ओके, तो भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ऊंचाई का फॉर्मूला लगा लीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो h होती है वो क्या होती है, करनी 3/2 गुणे भुजा होती है ना। तो भुजा यहाँ पे ऊंचाई का मान कितना दिया है, 6 × 3 दिया है, तो 6 × 3 बराबर करनी 3/2 गुणे भुजा को मैं मान लेता हूँ a। ये क्या है, a है, ये है a, और ये भी क्या है, a है। तो यानी कि यहाँ पे आपको करनी 3 से कट गया, 6 दूनी कितना हो गया, 12। 12 क्या हो गया, इसका आपको भुजा का मान आ गया। अब समबाहु त्रिभुज के यहाँ पे दो सूत्र लग सकते हैं, एक तो करनी 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये आप जानते ही हैं, और दूसरा यहाँ देखिए आपको लंब दिया है, आधार भी दिया है, तो अलंब और आधार से भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं वही फॉर्मूला अपनाता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, बेस क्या है यहाँ पे, ए क्या है मतलब 12, भुजा कितना है 12, और ऊंचाई कितना दिया है, 6 × 3, 2 × 12, 6 × 3 36 × 3 वर्ग सेमी, यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, दिख रहा है ना आपको वहां पे, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है 15 व्यक्ति 7 दिन काम करके
15 बक्से तैयार करते हैं, तो 65 बक्से बनाने में कितना दिन लगेगा? ऐसे 65 बक्से बनाने में 5 दिन लगते हैं। कितने लोग, सॉरी यहाँ 15 व्यक्ति दिया था, दिन आपको यहाँ दिया 65 बक्से 5 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे? ये चीज आपको पूछा है। पहले बोला है 15 व्यक्ति हैं, 7 दिन आप क्या करते हैं, 15 बक्से बना लेते हैं। 7 दिन में क्या करते हैं, 15 बक्से बना लेते हैं। तो बोल रहा है 65 बक्से अगर 5 दिन में बनाना है तो कितने आदमी चाहिए आपको ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात है, पहले देखिए आपको 15 व्यक्ति दिए गए हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 7, और कौन सा काम कर रहे हैं, 15 बक्से बनाने का काम कर रहे थे। आपको जितना काम कर रहे हैं वो डब्ल्यू आपको नीचे आ जाता है। कार्य कितना कर रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं, 15 बक्से बनाने का काम कर रहे हैं, तो कार्य यहाँ पे हमेशा लिखा जाता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैन इंटू टाइम अपॉन W1, यानी कितना कार्य हो रहा है। फिर मैन इंटू, यानी कि ये M1 T1 W1, यहाँ पे M2 T2 और W2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो 15 गुणे 7 बटे 15, और यहाँ पे आपको हो जाएगा 65 बक्से बनाने हैं, सॉरी 65 बक्से बनाने, तो 65 नीचे आ जाएगा, और 5 दिन में बनाने, लेकिन कितने व्यक्ति लगेंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो 15 से 15 कट गया, इसके बाद आपको यहाँ पे 5 से इसको काटा दिया, हो गया 13 बार, और यहाँ पे गुणा कर लिया तो 13 सतह कितना हो जाएगा, 91। पंद्रह बक्से नहीं है शायद, अभी किसी 35 बक्से हैं, सॉरी, हाँ इसलिए कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे 35 बक्से आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 7 बटे में 35, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 65 नीचे आ जाएगा, क्योंकि 65 बक्से बनाने हैं, 5 दिन में बनाने, कितने व्यक्ति लगेंगे वो व्यक्ति की संख्या पूछा है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 से काटा इसको, 5 एकम 5, 5 यहीं 15, इसको मैंने काटा दिया 7 बार गया, इसको काटा तो 13, यानी इसको 5 से काटा, इसको भी 5 से काटा। अब 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जा रहा था, m बराबर 13 यहाँ 39 व्यक्ति लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे 15 नहीं हो 35 था। ओके, आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, आप आंकड़े को जो भी दिया रहेगा उसी आंकड़े के हिसाब से क्या करेंगे, आप हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो व्यक्ति दिन जो भी चेंज होना है चेंज हो जाएगा, आप उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दिया गया है 2 वर्ग की, 2 क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है। ओके, और उसकी परिमिति का अनुपात दिया है 3:5 है। तो हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या होगा, ये चीज को ज्ञात करना। परिमिति बोला तो आपको P1/P2 का रेशियो क्या दिया है, दिया गया है। तो P1 का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा, तो 4 तो कट जाता है, यानी कि आपको इसका रेशियो 3:5 है, तो हम लोग बोल सकते हैं भुजा का रेशियो है। और भुजा का रेशियो तो इसका हम लोग का एरिया का रेशियो क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि परिमिति 4 गुणे भुजा होता है, 4 4 दोनों जगह कट गया, यानी कि सिर्फ वो डिपेंड करता है उसका एरिया किस पे, भुजा पे। तो भुजा आपको 3 और 5 के रेशियो में, तो एरिया क्या हो जाएगा, 9:25 के रेशियो में आ जाएगा। सिर्फ उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है a tan अल्फा बराबर b, तो cos अल्फा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी a यहाँ से जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, b बटे a हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर का मान b है, और आपको
संलग्न हो जाए, एडजेसेंट साइड का मान कितना है या बेस का मान कितना दिया है, ए दिया है। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर, ये इसको मैं अपोजिट साइड बोल देता हूँ और इसको एडजेसेंट साइड बोल देता हूँ। तो चलिए कुछ इस प्रकार से हो गया कहानी। ये मेरा अल्फा है और यहाँ पे मेरा समभुजा का मान बी है और इसका मान क्या है, ए। तो मुझे पूछ रहा है कर्ण का मान क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी केस में कर्णी में। ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर होता है आपको एडजेसेंट साइड मतलब आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है, ए है, और बटे में आपका कर्ण क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने के अंदर। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा प्यारा प्रश्न है। एक घनाभ है, क्या है, एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। एक घनाभ यानी क्यूबॉइड की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि आपको जो ऊर्ध्वाधर दीवार है उसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल, क्योंकि छत और आधार का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं बोला है। ऊर्ध्वाधर, अब आपको घनाभ का देखो, घनाभ का ऊर्ध्वाधर का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घनाभ का ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा भाग है दीवार का क्षेत्रफल यानी कि ऊर्ध्वाधर का, ऊर्ध्वाधर का क्या करना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एच, क्योंकि दोनों में एच होता है तो 2 और एच क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। यानी 2 गुणे एच का मान कितना है 30 और एल प्लस बी यानी कि इसको जोड़ दो, कितना आ गया 35, है ना। तो 3 दूनी 60 गुणे हम लोग क्या करेंगे 35, तो शून्य एक लगा दीजिए, 6 पंचे 30, हासिल लगा 3, 6 3 18 3 21, 2100 वर्ग सेमी मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको जानते हैं कि 4 दीवारें हैं और उस दोनों में क्या होगा, एच एच सेम होगा। तो 2h को कॉमन ले लिया, अंदर बचा l प्लस डी। अब देखिए एक प्रश्न है और इसे तो हर बच्चा किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। 2 का पावर x प्लस वाई बराबर दिया गया है 16, और एक और दिया है 2 का पावर x माइनस वाई बराबर दिया है आपको 8। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू पूछा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बेस 2 है तो इसको भी मुझे क्या करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2 इंटू एक्स, 2 का पावर x प्लस वाई, इसको मैंने चेंज किया तो 2 का पावर ये क्या होता है 4 होता है। बेस सेम है, दैट मैं बोल सकता हूँ x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 4। ऐसे सेम यहाँ पे बोल रहा है 2 का पावर x माइनस वाई है, तो मैं 8 को भी क्या करूंगा 2 के पावर में चेंज करूंगा, तो 2 हाथे कितना आ जाएगा 3, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया आपको 3। अब ये कट गया तो 2x बराबर क्या आ गया 7, तो x बराबर कितना आ गया 7/2। अब ये वैल्यू दूसरे में पुट कर दीजिए, आपको दूसरा वैल्यू आ जाएगा y का वैल्यू। तो मैंने अगर x की जगह ये 7/2 रखा तो 4 से वहां घटा दिया, तो 4 दूनी 8, 8 में 7 गया 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से x के वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ओके, इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए दिया क्या है, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु। आलोक है और अनिल है, और एंड लगा दिया मैंने, अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है, कितना है 3:1। तो 3:1 है। यदि 20 साल बाद आलोक की आयु 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न बोला, देखो ये अनिल है, सॉरी आलोक है, यहाँ ए से दोनों है,
तो ये आलोक है और ये अनिल है। इनका वर्तमान आयु कितना है? 3:1। तो क्या बोल रहा है कि 20 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाती है? 62। 20 साल बाद अगर 62 साल का है तो 20 साल पीछे चले जाइए। 20 साल पीछे गए तो क्या हो गया? 62 में से 20 घटा दी, यानी कि अभी उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 42 वर्ष है। तो यानी कि 3 की वैल्यू क्या हो गया? 42 वर्ष, है ना। यहाँ रेशियो में उसकी वैल्यू क्या है? 3, और आ रहा कितना? 42, यानी कि 3 की वैल्यू किसके इक्वल है? 42 के। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 14, यानी कि आपको ये एक की इसका वैल्यू 1 है, यानी कि ये आपको हो जाएगा 14 वर्ष, है ना। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन। ये बोल रहा है कि आलोक और अनिल 3 और 1 के रेशियो में है, और अगर 20 साल बाद उसकी उम्र बताया गया, 20 साल बाद कितना है? 62। तो मैं 20 साल पहले चला जाता हूँ, वर्तमान में आ जाता हूँ। वर्तमान में इसका मतलब उसकी वर्ष की उम्र कितनी है? 42। तो रेशियो में उसका वैल्यू कितना है? 3, यानी 3 की वैल्यू 42 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 वर्ष आ जाएगी, यानी अनिल 14 वर्ष का है इसमें। ओके, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। यस, एक मोबाइल शॉप है, एक मोबाइल का मूल्य पहले 20% बढ़ता है, फिर 10% घट जाता है। पहले क्या होता है? 20% बढ़ता है, फिर 10% घट जाता है, तो मोबाइल की के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक मोबाइल है, उसका मूल्य पहले 20% बढ़ गया, फिर 10% क्या हो गया? घट गया। तो अब उसका जो मूल्य है वो वृद्धि में है कि आपको, हाँ, आपको कमी हो गई है उसके मूल्य में, ये चीज को आपको पता करना है। और भी कितने प्रतिशत कमी है और कितने प्रतिशत अगर बढ़ा है तो कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है, इस चीज को आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। दो फॉर्मूला मैंने आपको जो पहला सवाल करा है वही चीज है, यहाँ पे आपको समतुल्य छूट के बराबर आपको बताना है। तो क्या बोल रहा है? पहले 20% बढ़ता है, यानी कि ए का मान क्या है? +20 में है, और बी का मान किस में है? माइनस में है, क्योंकि घट रहा है। और यही वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए किस फॉर्मूले में? a+b, a×b/100, यही फॉर्मूले में आपको पुट करना है। तो ए प्लस में है, 20 माइनस में है, ये बी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस, यानी यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो 20 × 10/100, तो 20 में 10 10 हो गया, 10 में से 2 गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी कि उसका अभी भी मूल्य क्या है? 8% बढ़ा हुआ है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था। 20% मतलब क्या होता है? 1/5, है ना। यानी कि पहले कितना मूल्य था? 5 था, अब कितना हो गया? 6, बिफोर आफ्टर। और अभी क्या हो रहा है आपको? 10%। 10% मतलब क्या होता है? 1/10, यानी कि पहले 10 था, अब कितना हो गया? 9, है ना। अब आपको इसका मतलब 9 5 ये 45 हो गया, और यहाँ पे 6 दामा ये कितना हो गया? 60 हो गया, यानी कि 15 का क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है अभी किसके रिस्पेक्ट में? 45 × 100, 15 कम 15, 15 नहीं, ये शायद आपको तरीका गलत हो रहा है। चलिए आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मुझे 6 का यहाँ पे 10% निकालना पड़ेगा, 6 का 10% निकालना पड़ेगा, तब वो मूल्य आपको आएगा। चलिए विधि इसको तरीके जाने दीजिए, ये तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि उसका मूल्य अब 6 रुपये हो गया था ना, 6 का परसेंटेज आपको 10% कम करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यस, अगला प्रश्न औसत वाला है। बोला है 100 बच्चों की आयु का औसत
25 वर्ष। आयु का है कि वजन का है? बच्चों की वजन का औसत, वजन का औसत कितना है? 25 है। और बाकी के 50 बच्चों का वजन का औसत 75 है। तो कुल औसत ज्ञात करना, कुल छात्रों का औसत ज्ञात करिए। छात्रों के वजन का औसत कितना होगा, एवरेज आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, तो पहले देखिए 100 बच्चों का अगर औसत 25 है, यानी कि 100 बच्चों का कुल वजन कितना हो गया? 100 बच्चों का कुल वजन, इसके लिए 100 का गुणा 25 में कर दो, कितना आ जाएगा? 2500। इसके बाद 50 बच्चों का कुल वजन निकालना है, तो 50 गुणे 75 कर दीजिए, यानी 75 गुणे 5 अगर हम लोग करते हैं, 5 पचे 25, हासिल लगा 2, 5 सत्तर 35, 2 37, 1 जीरो, यानी 3750। तो कुल वजन कितना हो गया आपको? इसको टोटल कर दीजिए, 0 5 12 6250। 6250 कुल वजन हो गया, और टोटल बच्चे कितने हैं? 150, जीरो से जीरो कट गया। इसके बाद इसको मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने में क्या हो रहा है? ये 5 से पहले कट गया, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 125 को मुझे क्या करना है? 3 से भाग दे देना है। 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 41 सही 2/3%। वो सर वजन है ना, ये आपका औसत हो जाएगा 41 सही 2/3, या हम लोग इसको बोल सकते हैं 41.66। आपको क्या हो जाएगा? इसका औसत वजन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी वृत्त में एक, आपको क्या है? एक त्रिभुज का परिवृत्त है, और उस परिवृत्त में यहाँ पे केंद्र पे बने हुए कोण का माप कितना है? 110 अंश है, 110 अंश है। और यहाँ पे बने हुए कोण का माप आपको पूछ रहा है, यानी कि कोण BOC का माप आपको दिया है 110 अंश, तो आपको कोण BAC का माप पूछा है कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, केंद्र पे बना हुआ कोण और वृत्त पे बना हुआ कोण के बीच में संबंध होता है कि वृत्त वाला कोण जो है वो आधा होता है केंद्रीय कोण का। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या करना है? इसका हाफ करना है, 110/2 कर देना, यानी कि 55 अंश आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एक बार और आया था, देखो यहाँ का माप दिया था, इसका पूछा था। तो जब यहाँ का माप दिया हो परिवृत्त में, हाँ आपको अगर परिवृत्त नहीं बना है, यानी कि ये वृत्त नहीं है, सिर्फ त्रिभुज है, तो उसकी कहानी अलग है और यहाँ की कहानी अलग है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये क्या हो जाएगा? 110 का आधा कितना हो जाएगा? 55। अगर ये आपको दिया है तो इसका आधा, ये आधा हो जाएगा, और ये दिया है तो ये इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सिर्फ इतना आपको क्या करना है? ध्यान रखना है परिवृत्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 25 वस्तुओं का क्रयमूल्य 30 वस्तुओं के, क्वेश्चन क्या है? 25 वस्तुओं का CP बराबर है 36 वस्तुओं के 30 है, सॉरी 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो प्रतिशत प्रॉफिट या प्रतिशत हानि ज्ञात करो, यानी कि प्रतिशत हानि होगा या प्रतिशत लाभ होगा, वो चीज हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात यहाँ बोल रहा है 25 गुणे CP बराबर है 30 गुणे SP। तो जाहिर सी बात है 5 से कट गया, 5 पचे 25, 25 5 छंग 30। तो CP बटे SP का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6/5। तो यहाँ देख रहे हो CP ज्यादा है, SP क्या है? कम है। कितना कम है? 1, यानी कि कमी हो रही है। तो कम आपको घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 गुणे 100, यानी कि 16 सही 2/3% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बोल रहा है कि अगर 2 घाते 20 भागे 3 हो तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर पूछा है आपको, एकदम सिंपल सी बात है। जब आप 2 में भाग देते हैं 3 से तो आपको रिमाइंडर -1 बचता है। -1 के ऊपर पावर 20 लगा दीजिए, यानी कि आपको रिमाइंडर क्या होगा, 1 बचेगा। क्योंकि पावर कितना भी रहने दो, अगर इवन नंबर है तो प्लस में हो जाएगा, ऑड नंबर है तो माइनस में ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला है कि एक पेड़ है, मान लेते हैं ए बी, और ये आपको यहीं कहीं से टूट गया और जमीन के साथ क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। जहाँ पे टच हो रहा है तो वो आधार के साथ क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो बता रहा है कि जड़ से ये आपको टूटे हुए भाग के जो जमीन को टच हो रहा है उसकी बीच की दूरी है 10 करनी 3 मीटर। तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये संपूर्ण ऊंचाई क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो अगर ये 90 है 30 है तो ये क्या हो गया 60, यानी 60 अंश के सामने वाली भुजा दिया है। 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, करनी 3/2 गुणे कर्ण होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए C है और यहाँ पे मान लीजिए D है, तो AC जो है वो क्या होगा, करनी 3/2 गुणे CD होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यानी कि AC की वैल्यू आपको नहीं दी, AC की वैल्यू दिया है 10 करनी 3 बराबर करनी 3/2 गुणे CD। तो ये आपको करनी 3 कट गया, यानी CD का मान आ गया कितना, 20। यानी ये 20 है तो 30 अंश वाले सामने वाली भुजा इसकी आधी होती है, यानी ये क्या हो जाएगा 10, और ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ये टूटा हुआ भाग है इसका, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों 20 हुआ। और 30 अंश के सामने वाली क्या होती है, कर्ण की आधी होती है, यानी कि ये 10 हो गया। तो 20 और 30 को जोड़ दीजिए तो पेड़ की ऊंचाई आपको आ जाएगी। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 10 धन 20 बराबर 30 मीटर होगा, है ना दोस्तों। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपको ये इसके बीच की दूरी दिया था, ये है किसके, 60 अंश के सामने वाली भुजा। 60 अंश के सामने वाली भुजा, या आप त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी, किसी भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप यहाँ लगाएंगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने उस 30 60 90 के प्रमेय का उपयोग किया। तो 60 अंश के सामने वाली भुजा करनी 3/2 गुणे कर्ण होती है। तो मैंने मान रखा है यहाँ पे आपको CD की वैल्यू 20 आया, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। और कर्ण का मान अगर 20 है तो 30 अंश के सामने वाली भुजा उसकी आधी यानी 10 हो गया। तो 20 और 30 को जोड़ा तो कितना आ गया, 30 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है, जाने की चाल उसकी क्या है, जाने की, जब वो जाता है जिस दिशा में जा रहा है तो जाने की चाल उसकी क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा वापस आने की चाल क्या है उसकी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसे कुल समय 5 घंटा लगता है, कुल समय मतलब जाकर आने का कुल समय कितना लगता है, 5 घंटा लगता है, तो दूरी ज्ञात करना है हमें। यानी किसने कितनी दूरी तय की है ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कुल दूरी आपको पूछा गया है, यानी जितना दूर गया उतना ही दूर वापस आ रहा है, तो कुल दूरी कितनी हुई उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे समय कुछ नहीं, पहले औसत चाल क्या करिए, ज्ञात कर लीजिए। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू पहला चाल यानी 20 गुणे दूसरी चाल 5 बटे में क्या हो जाएगा, चालों का योगफल यानी 25। तो 20 पंचे 100, 100 दूनी 200, 200 में 25 से भाग दिया तो यानी कि 8 आ गया। अब ये जो औसत चाल आया, चाल आ गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल आ गया। अब मुझे क्या करना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल 8 है और समय कितना है 5, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर टोटल उसने दूरी क्या किया, तय किया। ओके, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए देखिए, बोला है cos x प्लस sec x का वैल्यू आपको दिया गया है, नहीं 1/cos x, 1/cos x का वैल्यू दिया गया है 2। तो पूछ रहा है cos का पावर nx प्लस 1/cos का पावर nx का वैल्यू कितना होगा।
तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह से देखो, आपने पढ़ा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 2 होती है तो चाहे वह क्यूब हो, चाहे वह आपको कुछ भी होने दो, पावर कुछ भी रहने दो, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो यहाँ पे बाकी किसी भी पावर की वैल्यू क्या होती है, 2 ही होती है। यहाँ पे पावर कुछ भी रहने दो, आपको 2 ही होता है, क्योंकि ये एक की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरह से आपको इसका पावर कुछ भी रहने दो, इसका आंसर आपको आंख बंद करके क्या बताना है, 2 ही बताना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है cos 3 थीटा इंटू cot 3 थीटा इंटू cot 6 थीटा बराबर 1, तो 15 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात, आप देखो कॉट ए आपने पढ़ा है, कॉट ए इंटू कॉट बी का अगर वैल्यू 1 हो रहा है, इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 90 हो रहा है। ये हमेशा याद रखना, चाहे टेन ए इंटू टेन बी हो, चाहे कॉट ए इंटू कॉट बी हो, अगर 1 हो रहा है यानी ए प्लस बी का मान कितना होगा, 90 होगा। तो यानी फिर मैं बोल सकता हूँ 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर हो गया 90, यानी 9 थीटा बराबर हो गया 90, तो थीटा का मान कितना हो गया 10। तो मुझे 15 थीटा पूछा है, यानी कि 15 गुणे 10 कर दूंगा मैं, यानी कि 150 क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ओके। कई बच्चे बोल रहे थे टेन 15 थीटा पूछा, तो टेन 15 थीटा का अगर आपको मान पूछा होता 150 का, तो आपको -1 करनी 3 हो जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि 15 थीटा ही पूछा हो, जो भी पूछा हो आप याद कर सकते हो। आगे क्वेश्चन बोला है -5/8 धन x बराबर अगर 5/9 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी, ये वैल्यू को वहां ले चले जाइए, तो 5/9 माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45 और बटे में 9 उठे 72, यानी कि 95/72 आपका आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कर्णी 36 तथा कर्णी 64 का एलसीएम क्या होगा। कर्णी 36 मतलब 6 तथा कर्णी 64 मतलब 8 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो दोनों के पहाड़े में कौन सा भाग आता है, 24 सबसे पहले आता है, यानी कि 24 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इनका एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। चलिए आगे बोला है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। ये तो सवाल आपको हिंदी जैसा है, आप जानते हैं इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, -2 कर देना है, यानी कि 16 - 2 यानी कि 14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 5 साल में, देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला है 5 साल में दुगना हो जाता है, तो 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात दोस्तों, इसमें याद रखिए आपको बोला है कि 2 गुना होने में 5 साल लगता है। तो ये जो टाइम दिया रहता है इस टाइम को एन से दर्शाते हैं। देखो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एन कर देना, तो आपको पता चल जाता है। तो एन कहाँ से पता चलता है, जो पहला गुना दिया रहेगा उसमें कितना समय बोला रहता है वो एन की वैल्यू होती है। इसके बाद जितना गुना बोला है, जैसे 16 गुना बना है, तो यानी कि इस पावर इसका कितना पावर होता है 16, तो ये आप देखेंगे 2 घाते 4 का वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। तो इस और ये जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है। तो हमेशा याद रखिए कि जब गुना 1 दिया रहेगा तो उसी का पावर ढूंढने का अगला गुना वाला का, तो 2 से गुना से कितना हो रहा है, 16 गुना, यानी कि कितना पावर बढ़ रहा है, 2 घाते 4 हो रहा है। और यहाँ पे समय कितना दिया था, 5 साल, यानी कि ये एन का वैल्यू हो गया और ये ए का वैल्यू हो गया, यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि 20 साल में क्या हो जाएगा, वो 16 गुना हो जाएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता और पुत्र, यानी कि आपको दिया है फादर और सन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:1 है। 24 साल बाद
यानी कि +24 24 साल बाद उनका रेशियो हो जाता है आपको 2:1। तो इसको हल कैसे करते हैं? सिंपल सी बात, इसका और इसका गुणा करके माइनस कर दीजिए। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 माइनस 2 बराबर, फिर 1 का गुणा 24 में और 2 का गुणा 24, 48 माइनस 24 कर दीजिए। तो यानी 3 की वैल्यू हो गई कितनी? 24। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8। 8 यानी कि आपको पूछा है किसका? दोनों की वर्तमान आयु पूछा है। तो फादर की वर्तमान आयु 8 पंचे कितना हो जाएगा? 40, और सन की हो जाएगी 1 गुणे 8 यानी कि 8 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों इतने क्वेश्चन मेरे तक पहुंचे थे और इसका एनालिसिस मैं आप तक पहुंचा चुका हूँ। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, बोला है कि एक अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में सबसे बड़ा वर्ग जो बनेगा उस वर्ग का क्या करना है? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसमें रेडियस का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात आप देखेंगे दोस्तों, तो ये जो भुजा है ये आपको क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक आधी होगी, दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे इसको आप खुद सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं इसको इसे मिला देता हूँ तो ये क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या हो गई, यानी ये भुजा बराबर है, और ये वर्ग की भुजा है तो ये भी बराबर होगी। और यहाँ पे कोण 90 अंश बन रहा है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो ये भाग भी कितना होगा? बराबर होगा। और दोनों भाग अगर बराबर हैं और मैं वर्ग की भुजा को अगर ए मानता हूँ, या वर्ग की भुजा को मैं कोई भी मान लूँ, ए माना, तो वर्ग की भुजा अगर ए है तो ये क्या हो गया? a/2। ये भी कितना हो जाएगा? a/2। ये क्या है? a। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा तो यहाँ से मेरी त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि r² बराबर क्या होगा? a² प्लस a/2 का स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर हो गया क्योंकि r दिया है 10, 100। a² प्लस a²/4, तो 100 बराबर क्या हो गया? 5a²/4। तो ये यहाँ पे नंबर आ गया, 5 से भाग दिया है 20, 20 चौका कितना हो गया? 80 बराबर a², और a² मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर क्या होगा? 80 वर्ग सेमी। क्योंकि देखो a² का वैल्यू है और a² मतलब क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 80 आ जाएगा। ओके, और देख लेते कोई क्वेश्चन मेरे पास है। चलिए फिलहाल इतने क्वेश्चन मेरे पास है, इसका एनालिसिस मैं आप तक पहुंचाया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्त जरूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, यही मैं आपसे विनती करूंगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।